नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। पोन मुडी को नियुक्त करने से राज्यपाल का इनकार। तमिलनाडु सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म में एक शब्द है, शक्ति। हम इस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। ईसीआई ने सोमवार को 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें जो 3 साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र के कुछ नगर आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। आयोग ने मुख्य सचिव को नाराजगी जताते हुए बीएमसी और अतिरिक्त उपायुक्तों का आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त उप नगर आयुक्तों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। यह कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग के संकल्प और प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में आता है, जिस पर सीईसी राजीव कुमार ने बार बार और हाल ही में आम चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोर दिया है। 2024 श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों श्री ज्ञानेश कुमार और श्री मुखबीर सिंह संधू की सदस्यता वाली आयोग की बैठक सोमवार को दोपहर में हुई। इन 7 राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो संभावित रूप से चुनावी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक निष्पक्षता और तटस्थता से समझौता कर सकते थे, खासकर संबंधित मामला में कानून और व्यवस्था बलों की तैनाती आदि के लिए। इसके अलावा चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। इससे पहले राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान डीजीपी को किसी भी सक्रिय चुनाव प्रबंधन संबंधी ड्यूटी से हटा दिया जाने के कारण यह निर्णय लिया गया था। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा ईसीआई सहित विभिन्न संगठनों को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है और नवीनतम आदेश एक है। बीजेपी का प्रतिबिंब। You see, we have seen that Bharatiya Janata Party, they are trying their best to grab different organizations, including ECI. They have taken over the control of central agencies, etc., in different organizations. So, in this case also, after announcement of Lok Sabha election, what
today we have seen, that is the reflection of BJP is trying their best to grab and monitor the functioning of this kind of organizations, including ECI. That is the reflection. কুণালদা, রাহুল চক্রবর্তী বর্তমান থেকে শনিবার দিন आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन व पुलिस अपनी तैयारियों में जुट गई है। प्रशासन व पुलिस पर चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी के मद्देनज़र जिलेवासियों को सुरक्षा का बोध कराने और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने जिले के सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल की अगुवाई में पूरे शहर में सशस्त्र बलों के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं जिले के सभी स्थान क्षेत्रों में एसडीओपी और थाना प्रभारियों ने स्थानीय प्रशासन के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर रहवासियों को सुरक्षा संदेश दिया गया। चुनाव आयोग के पालन में जिले की सीमाओं में सक्रिय स्थैतिक नागरिक निगरानी दल एसएसटी टीम नाकेबंदी कर बाहरी व्यक्तियों के आमद रफत पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन व पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कल से आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली हो गई है, जिसके चलते पुलिस के द्वारा आज जिले में हर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया है। विशेषतः रायगढ़, खरसिया, लेलुंगा, धर्मजयगढ़, छाल सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च की कार्रवाई की गई है और इससे हमारा एक मैसेज देने का प्रयास है कि पूरा इलेक्शन प्रक्रिया फ्री, फेयर एंड पीसफुल तरीके से संपन्न हो सके। सर, ये रायगढ़ इंटर स्टेट बॉर्डर है, बॉर्डर को लेकर के क्या पुलिस विभाग की चुनावी तैयारी है? टोटल रायगढ़ जिले में 18 बॉर्डर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उसमें से 9 बॉर्डर चेक पोस्ट ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट है और 9 बॉर्डर चेक पोस्ट ऐसे हैं जो अंतर जिला बॉर्डर चेक पोस्ट है और इसको भी आज से प्रभावशाली किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब तारीख का इंतजार किया जा रहा है, तो वहीं भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर मैदान में उतर गई है। लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब तक नामों का उजागर नहीं किया है और सीट को लेकर कांग्रेसी नेता दिल्ली में जाकर लगातार मंथन और विचार कर रहे हैं। इधर बस्तर लोकसभा सीट को लेकर दावेदार दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। बस्तर लोकसभा सीट के प्रमुख दावेदारों में हरीश कवासी का नाम भी सामने आ रहा है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के साथ हरीश लखमा दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इस सीट पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और हरीश लखमा का नाम प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। वहीं दिल्ली से लौटे हरीश लखमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पार्टी संगठन के सामने अपनी बात रखी है और पार्टी जिसे भी टिकट देगी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेताओं से मुलाकात हुई है। अब आने वाले दिनों में पार्टी जिस नाम पर मुहर लगाएगी, हम सब युवा उसके लिए काम करेंगे और बस्तर से जीत दिलाकर दिल्ली पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है और अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हमने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि बस्तर अगर हमारे माननीय सांसद जी और प्रदेश में अध्यक्ष हैं और वो किसी कारण से यदि नहीं लड़ते हैं तो मैं इच्छुक हूँ। ये हमने इच्छा जाहिर की है और लोकसभा का टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। कब तक हो जाएगा घोषणा? अब इसके बारे में तो हाईकमान बता सकता है,
और हमने अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाई, हमारी इच्छा जो है वो बताई है। और निश्चित रूप से जिसको भी टिकट मिलेगा, जो आंख छाप का जिसको भी सिंबल मिलेगा, उनके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और यहाँ पर फिर से कांग्रेस का सांसद बनाने का काम हम सब। आइए देखते हैं आगे की खबरें। उत्तर प्रदेश के गुडम्बा में एक जंगल में आग लगने की सूचना पर पहुंचे वन कर्मी का उपद्रवियों ने पिकनिक स्पॉट पर सिगरेट पीने से मना करने पर दाहिना कान काट दिया। कर्मचारी विकास ने वहां बैठे 2 युवक और एक युवती की सिगरेट पीते हुए पाया, जिन्हें टोकने और मना करने पर हमला किया गया। इस हमले के बाद स्कूटी सवार युवक और युवती घटनास्थल से भाग गए। कर्मचारी ने इस मामले में गुडम्बा थाने में केस दर्ज कराया है। गुडम्बा थाने में आईपीसी की धारा 323 और 324 के तहत केस दर्ज किया गया है। तमिलनाडु की सरकार ने पोनमुडी को राज्य सरकार में मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने से राज्यपाल RN रवि के इनकार पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य ने राज्यपाल के खिलाफ दायर पूर्व रिट याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया है। बिलों पर सहमति देने में देरी पर राज्य ने पोनमुडी को मंत्री के रूप में नियुक्त करने से इनकार करने के 17 मार्च को लिए गए राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा राज्य ने राज्यपाल को पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने की मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने की मांग की है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी की सज़ा पर रोक लगा दी थी। इससे पहले मामले में बरी किए जाने के फैसले को पलटने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पोनमुडी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बीच डीएमके नेता सर्वनन अन्नादुराई ने कहा कि राज्यपाल का व्यवहार दिन ब दिन विचित्र होता जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने पोनमुडी की सज़ा पर रोक लगा दी थी ताकि वह विधायक बन सके, इसलिए वे स्वतः ही विधायक के रूप में फिर से नामांकित हो जाते हैं। See, the governor's behavior day by day is going bizarre. His actions are not supported by law, not supported by convention, not supported by what the Supreme Court has said. When Mr. Ponmudi's conviction was stayed, the conviction was stayed by the Supreme Court only to enable him to become an MLA. So it is axiomatic when he becomes an MLA, he suffers no disqualification to become a minister. This has been clarified by any number of Supreme Court judgments and any number of High Court judgments. Even in the case of Mr. Sendil Balaji, the Madras High Court said that if you are qualified to hold the post of an MLA, then there is no disqualification for you to become a minister. So the fundamental thing is whether you are qualified to be an MLA. By virtue of the Supreme Court's stay on conviction, Mr. Ponmudi is automatically re-nominated as the MLA. Therefore, he ought to be made as a minister. Who is this gentleman to come and comment upon whether he is tainted or not? The Supreme Court will ultimately decide. Compare this with Babu Bukriya of the BJP. He was a BJP minister under Mr. Narendra Modi in 2013. He was convicted in an illegal mining case. There was no stay of conviction. He continued as a minister, and after that stay of conviction was given to him. He continued as a minister. Why the governor is not looking into all these things? Precedence. Is he not advised well, or is he ill-advised, or is he discarding the advice? He is a shame to the post of the governor, and he is wasting the taxpayers' money there. Every now and then he is flying to
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग कहते हैं, राहुल गांधी भारत को इटली से आए एक विदेशी की नज़र से देख रहे हैं। वह देश को बदनाम करने और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार नापाक कोशिशें कर रहे हैं। कभी सेना का अपमान करते हैं और कभी धर्म का, कभी देश का, कभी देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी धर्म का अपमान करते हैं, कभी देश का अपमान करते, देश की संस्थाओं का अपमान करते, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते, शहीद सैनिकों का अपमान करते, भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, भारत की तरक्की, उससे इनको खास तरह की कोई एलर्जिक है। सर, वीर सावरकर को पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी और कई अन्य पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है, राजेंद्र भंडारी के अलावा कई अन्य लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनमें से कुछ को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था और उनमें से कुछ लालची थे। बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी की पत्नी पर कई आरोप लगाए थे। इस पर विजिलेंस जांच चल रही है और इन मामलों में राजेंद्र भंडारी को 2 बार कोर्ट से राहत भी मिल चुकी है, लेकिन सरकार का दबाव इतना है कि खुद को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। देखिए, राजेंद्र भंडारी के अलावा भी कुछ लोग गए हैं और सभी के कुछ ना कुछ या तो दबाव के कारण है या लालच है। राजेंद्र भंडारी जी ने तो मौका पर इस्तीफा का इससे बड़ा उदाहरण कोई पेश ही नहीं कर सकता। उनकी पत्नी के खिलाफ कई किस्म के आरोप बीजेपी ने लगाए, प्रोक्योरमेंट के भी आरोप थे कि जिसमें कम रेट जिन्होंने कोट किए थे निविदा में, उनको ना देकर जो अधिक रेट वाले लोग थे उनको लाभान्वित किया गया। उसके अलावा 2012 की रज़ात यात्रा को लेकर भी कई किस्म के मामले थे, जिस पे विजिलेंस जांच भी चल रही है और कोर्ट से 2 बार राजेंद्र भंडारी राहत लेके वापस आए। लेकिन सरकार का दबाव इतना है कि अपने को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने संभवतः कार्य किया। और भी कई मामले हैं जो उनके कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने सुना है कि काफ़ी दबाव था और उस दबाव के तहत गए। और बीजेपी का ये लोटस जो ऑपरेशन है उसका एक दूसरा नमूना है। जैसे आपको उदाहरण दूंगा, एक अतुल रावत थे जो बड़कोट के हमारे नगर पालिका के चेयरमैन थे, वो गए, उन पर राजीव गांधी आवास योजना में अनियमितताएं करने का बड़ा आरोप था और ये भी था कि अपात्रों को मकान दिए गए, शौचालय नहीं बने थे, कहीं पिट नहीं बने थे, कहीं कुछ नहीं था, कहीं वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं थे। तो बहुत बड़ा मामला था। उसमें जो 2 लोग, असवाल जी और गौड़ साहब, 2 लोग जो आरोप लगाने वाले लोग थे, जब शासन ने उनके बीजेपी में जाने के बाद उस रिपोर्ट का दबाने की कोशिश की तो वो हाईकोर्ट गए और उच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन को उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने पड़े, जिसमें 420 का मुकदमा है, 467 का है, 478 का, 471 का, ये मुकदमे अतुल रावत पे हुए। उसी प्रकार से अन्य बहुत सारे कारण हैं। जैसे आप ले लीजिए, खटीमा के जो नामधारी जी जो प्रमुख थे, उनके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उनको 3 बार पदच्युत किया गया, 3 बार कोर्ट से वापस आए, आखिर में हारता क्या नहीं करता तो वो भी बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें सब लोग धुल धुल के पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं और इसका जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता के सामने हम इन सारी चीज़ों को लेके जाएंगे, चाहे वो राजेंद्र भंडारी के विषय हो, चाहे वो अतुल रावत के विषय हो, चाहे वो नामधारी जी का विषय हो, चाहे वो जो चौबटा खाल से हमारे प्रत्याशी रहे पहले केसर सिंह जी, उनका मामला 65 लाख रुपए की एक मामले में उनका नाम आ रहा है और आज उस पर मुकदमा चल रहा है आज के दिन भी। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, पार्टी के लिए कई चीज़ें कही जा रही कि साहब तवज्जो नहीं मिल रही, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सबके निजी स्वार्थ हैं और स्वार्थी लोग और मैं कहूँगा धोखेबाज लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। और
आने वाले समय में जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी इन मुकदमों को दोबारा हम लोग खोलेंगे और जिन लोगों ने भी राज्य के साथ और या हमारे देश के साथ धोखा किया है वित्तीय अनियमितताएं करके अन्य चीज़ों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही और सुर्खियों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।